वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेस में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वह है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास से ही। पिछली क्लास से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक को रीड कर रहे हैं और आज की क्लास में भी उस टॉपिक को हम पूर्ण करेंगे, पूर्णता प्रदान करेंगे। इस टॉपिक के दो महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं अपने, वह कौन कौन से हैं। नंबर 1, दंत क्षय या दांतों का खराब होना, दंत क्षय या दांत खराब होना। दूसरा हमारा टॉपिक है डंक या कांटे के दर्द से आराम कैसे मिले। मतलब मधुमक्खी ने आपको काट लिया है, ठीक है, या अन्य किसी पौधे का आपके कांटा लग गया है, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करें, इस टॉपिक की चर्चा आपकी क्लास में है। बोर्ड की एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और जनरल साइंस की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। दोनों ही शैली में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप क्लास को ध्यान से सुनेंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर भी कर दें। ठीक है बच्चा, तो शुरू करते हैं बच्चा। पहला टॉपिक दंत क्षय या दांत खराब होना। ठीक है, तो लिख लेते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक कौन सा भाई? दंत क्षय। कौन सा टॉपिक लिखेंगे? दंत क्षय, दंत क्षय। ठीक है, यानी कि अपने दांत जो होते हैं वो क्यों खराब होते हैं, या दांतों का खराब होने का कारण क्या है, दांतों के खराब होने का कारण। ठीक है, और इनको बचाया कैसे जा सके, खराब होने का कारण। ठीक है, टॉपिक जैसे अपना चल रहा है कि पीएच जो होता है उसके कारण दांतों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह अपने लिए आज की खास बात है। दांत जो होते हैं आपको मैं बता देता हूं, थोड़ा सा अपन इसका दांतों का स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं कि जो भी अपने मसूड़े में दांत हैं, ये तो मान लीजिए मसूड़ा है, ठीक है, और इस मसूड़े में हमारे क्या लगे होते हैं बच्चा? दांत लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? दांत लगे होते हैं। और मसूड़े के में जो दांत जो होता है ना, कुछ पार्ट तो क्या है इसमें धंसा होता है, इसमें मसूड़ों में। ठीक है, मसूड़ों में ये दांत धंसे हैं और इसमें ही इसकी रूट वगैरह पाई जाती है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें रूट पाई भी जाती है और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें रूट नहीं पाई जाती, रूटलेस टीथ भी कहते हैं उनको। तो ये जो दांत जो होते हैं ना, इन दांतों का कुछ बाहर निकला हुआ भाग जो है, दांतों का बाहर निकला हुआ भाग जो है, ये देखो, ये दांत बाहर निकले हुए हैं। यहाँ मान लो आप, ये भी एक दांत और बना देता हूँ। इस प्रकार ये मसूड़ों में धंसे रहते हैं और इसके अलावा मसूड़ों से क्या होते हैं बच्चा? बाहर निकले हुए होते हैं ये दांत। तो ये जो वाइट पदार्थ है, ठीक है, इसको कहते हैं शिखर। जो बाहर निकला हुआ पार्ट है ना दांतों का, यह बच्चा क्या कहलाता है? शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? शिखर कहलाता है। क्योंकि दांत अपने खराब होते हैं तो दांतों का खराब होना जो है, इसको अपन बचाए कैसे, तो थोड़ा बहुत अपने दांतों के बारे में पता होना चाहिए कि दांत जो सफ़ेद सफ़ेद आपके दांत दिखाई दे रहे हैं, वो दांत जो होते हैं सफ़ेदी का कारण क्या है? इसके ऊपर एक पदार्थ का लेपन होता है, वाइट पदार्थ का, सफ़ेद पदार्थ का, जिसको कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं बच्चा? इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल। समझ गए? दांतों का जो सफ़ेद पदार्थ है, जो दांत सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। और ये इनेमल जो होता ना, यह शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। आप लोगों से प्रश्न जनरल साइंस में पूछ ले कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो आप बताएंगे इनेमल। समझ गए? किसके ऊपर रहता है? दांतों का दंत शिखर जो है, उसके ऊपर सफ़ेद रंग के पदार्थ का आवरण होता है। उस सफ़ेद रंग के पदार्थ का नाम इनेमल है और ये शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। ठीक है, रासायनिक रूप से अगर इसका नाम हम जानने की कोशिश करें तो इसको हम कहते हैं बच्चा कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है, इसका पूरा नाम है, तो है कैल्शियम फॉस्फेट जो है उसका क्रिस्टल है। किसका है भाई? कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टल है। यह जो है क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टल है। कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है या इनेमल जो है, किसका क्रिस्टल है?
कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टल है। अब होता क्या है, ध्यान से देखिए, हमने चर्चा की थी, हम बात कर रहे हैं पीएच के महत्व की। तो बात चर्चा क्या की थी भाई, पहले हमने ये चर्चा की थी कि जो लार जो होता है, लार जो होता है, लार का पीएच, लार का पीएच जो होता है, लार कहाँ पर, माउथ में। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये भी ध्यान में रखना। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो होती है ना, उनसे लार स्रावित होती है। और इस लार का पीएच जो होता है ना, एवरेज औसतन पीएच जो होता है 6.7 के आसपास होता है। कितना होता है, 6.7 के आसपास होता है। मतलब इसको हम कह सकते हैं आंशिक अम्लीय। किस प्रकार का होता है, आंशिक अम्लीय होता है। दांत क्यों खराब होते चर्चा करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को लिंक करना जरूरी है। और जब हम खाना खा लेते हैं, ठीक है, खाना खा लेते हैं, तो खाना खाने के बाद इस लार या मुंह का पीएच जो हो जाता है वो लगभग हो जाता है बच्चा, कितना, लगभग हो जाएगा यहाँ पीएच 5.8 के आसपास, 5.8 के लगभग माउथ का पीएच हो जाता है। सुन रहे हो ध्यान से, कि जब अपने खाना नहीं खाया, लार आ रही है माउथ में, तो उस समय अपने माउथ या लार का पीएच होता है 6.7। और जब हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद मुंह का पीएच या लार का पीएच हो जाता है बच्चा 5.8 के आसपास। बात समझ में आ गई। अब होता क्या है, कुछ मेरे जैसे जो आलसी व्यक्ति जो हैं वो पेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो पेस्ट नहीं करते हैं तो होता क्या है, होता क्या है कि आपका जो माउथ है, उस माउथ में क्या क्या आपने खाना खाया, शर्करा, खाना खाने से शर्करा बन जाती है, कुछ खाद्य कण अपने दांतों में फंस जाते हैं ना। कई बार अपने को किसी को कोई हंसता है तो उसके बीच, दांतों के बीच में पालक देख के अपन बता सकते हैं कि उसने पालक खा के आया है, क्योंकि दांत साफ करके नहीं आया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि शर्करा, खाद्य कण आदि के जो भी खाद्य के अपशिष्ट अपने माउथ में या दांतों के बीच में रह जाते हैं। दांतों के बीच में क्या रह जाते हैं बच्चा, दांतों के बीच में कुछ अपशिष्ट अगर फंस जाते हैं ना, देखिए मान लो कि ये दांत है, इनके बीच में ये कोई पालक रह गया है, ये पालक फंस गया है यहाँ पर, ठीक है, पालक फंस गया है, या और कोई खाद्य कण इसके ऊपर लग गए हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई, कोई भी खाद्य कण यहाँ दांतों में फंस जाते हैं तो इनके ऊपर क्या होता है बच्चा, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना, जीवाणु, क्या बच्चा, जीवाणु इनके ऊपर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, जीवाणु क्रिया करने लग जाते हैं। बैक्टीरिया कहते हैं ना, बैक्टीरिया, कोलगेट मारे बैक्टीरिया को 100%, पेप्सोडेंट मारे 100%, ठीक है। तो बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं, इन जो माउथ में सबसे अधिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं ना, तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं, इन जो या जीवाणु जो होते हैं, इन खाद्य कणों से अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, खाद्य कणों से अभिक्रिया करते हैं और कुछ अम्ल जो हैं यहाँ पर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। और इस अम्ल के कारण अपने जो माउथ का पीएच जो कितना था भाई, 5.8 था, तो माउथ का पीएच जो अम्ल बना है, उस अम्ल के कारण 5.5 से जब अगर कम होने लग जाए, थोड़ा कम हो रहा है, 5.6 हो रहा है, कोई खास बात नहीं है, 5.7 हो रहा है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अगर अति हो गई, 5-10 दिन तक ब्रश ही नहीं किया उस व्यक्ति ने, और या मुंह की सफाई पर ध्यान ही नहीं देता है, तो क्या हो जाएगा, अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी और जो माउथ का पीएच है कितना हो जाएगा भाई, माउथ का पीएच 5.5 से कम, 5.5 से अगर मुंह का पीएच कम हो जाए तो फिर क्या होता है, यह जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, ये जो परत हमने यहाँ पर बना रखी है, ये वाइट परत जो है, इसको नुकसान होने लग जाता है, ये धीरे धीरे भंगूर होने लग जाती है। एसिड जो होता है उसके साथ ये क्रिया करने लग जाती है, ठीक है। मतलब इनेमल जो होता है वह शरीर का कठोर पदार्थ तो है, दूसरी बात ये जल के साथ अभिक्रिया तो नहीं करता, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन अम्ल जो होती है ना, इसको धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है, उसको नष्ट करने लग जाती है। और दांत जो होता है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है कि दांत जो होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं भाई, नष्ट होने लग जाते हैं, थोड़े थोड़े भुरभुरे होने लग जाते हैं। और
भंगूर होने लग जाते हैं, दांत के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो टूटने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अम्ल जो होता है उसको क्या करता है, संक्षारित करता है। इस इनेमल को क्या करता है, संक्षारित करता है, और संक्षारण के कारण इनेमल का संक्षारण होने लग जाता है, यानी कि ये धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है, जिससे जो होते हैं वो अपने दांत क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। समझ गए बात को, जिससे क्या हो जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, दंत क्षय कहते हैं। किसे कहेंगे, दंत क्षय कब होता है? ध्यान में रखने वाली बात यह है कि दंत क्षय कब होता है, जब माउथ का पीएच कितने से कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। कितने से कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, तब दंत क्षय होने लग जाता है। अब दंत 5.5 से कम क्यों होता है, क्योंकि हम दांतों की या मुंह की नियमित सफाई नहीं करते हैं, जिससे खाद्य कणों का बैक्टीरिया जो है उनके साथ क्रिया करता है और उसमें अम्ल बनाने लग जाता है। लंबे समय तक अगर आप पेस्ट नहीं करेंगे तो माउथ का पीएच इस अम्ल के कारण नीचे गिरने लग जाता है, और जैसे ही 5.5 के नीचे जितना पीएच गिरता है उतनी ही तीव्रता से आपके दांत खराब होने लग जाते हैं, आपके दांत गिरने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। ठीक है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चा, इस घटना को हम क्या कहते हैं, दंत क्षय। तो करना क्या होता है, इसका निवारण कैसे करें? निवारण सीधी सी बात है, आपको कोई ना कोई पेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पेस्ट। दंत क्षय का निवारण पूछ ले एग्जाम में, दंत क्षय जो है उसका निवारण कैसे करते हैं? दंत क्षय का निवारण कैसे बचे दांतों को नुकसान पहुंचने से के नुकसान पहुंचने होने से बचाने के लिए, तो क्या बताएंगे आप? बताएंगे सर कोई दुर्बल अम्ल जो है उससे पेस्ट कर लीजिए, दुर्बल क्षार से, सॉरी किससे, दुर्बल क्षार से। क्यों दुर्बल क्षार से हम मुंह को साफ करें, यानी कि हम क्या कर लें, कोई भी पेस्ट कर लें, और पेस्ट में क्या होता है, दुर्बल क्षार होता है। पेस्ट में क्या होता है, दुर्बल क्षार होता है, दुर्बल क्षार होता है। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल पदार्थ भी होते हैं। तो जो एंटीबैक्टीरियल या जीवाणुरोधी पदार्थ जो होते हैं ना, वो तो जीवाणुओं को मारेंगे, और जो दुर्बल क्षार जो होता है ना, वह क्या करेगा बच्चा, वह करेगा इस अधिक मात्रा में जो अम्ल बन गए अपने माउथ में, वैसे आंशिक अम्लीय होता है मुंह का पीएच, लेकिन अधिक मात्रा में जो अम्ल बन गया है उसको क्या कर देगा, वह उदासीन कर देगा। और उदासीन कर देगा ना, तो वो इनेमल जो है उससे वह अम्ल क्रिया नहीं कर पाएगा और अपने दांतों को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो नियमित रूप से किसी दुर्बल क्षार से दांतों की सफाई करनी चाहिए। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट और देख लेते हैं अपन कि अगर आपको किसी मधुमक्खी ने डंक मार दिया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या मालूम पड़ना पड़ेगा कि यार मधुमक्खी है, इसने आपको डंक मारा है। ठीक है, तो दर्द तो होता ही है, दर्द तो होता ही है, बहुत तेज दर्द होता है। और इसके अलावा काफ़ी जो मधुमक्खी प्रजाति के जो कीट है ना, उनके डंक मारने से काफ़ी दर्द व चुभन होती है। तो इसी दर्द को अगर आपको कम करना है, उसकी सूजन कम करनी है, तो अपने को मालूम होना चाहिए कि मधुमक्खी की डंक जो मारा है उससे दर्द क्यों हो रहा है। भाई चुभने से तो होगा, ये तो फैक्ट बात है। एक तो वो चुभोती है इसलिए दर्द होता है, लेकिन चुभने वाला दर्द इतना तेज नहीं होता है। पर जो केमिकल, जो रसायन मधुमक्खी अपने शरीर में डालती है ना, उसके कारण ज़्यादा दर्द होता है। अब रसायन कौन सा डालती है, तो मधुमक्खी जो डंक मारती है ना, उसमें एक रसायन होता है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है बच्चा, मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। जब अपन ने कैलकुलेट कर लिया कि मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल है, तो आपको इसका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भी पता होना चाहिए कि इस अम्ल के प्रभाव को अगर नष्ट करना है तो अपने को क्या चाहिए बच्चा, कोई क्षार चाहिए। क्या चाहिए, क्षार चाहिए। तो जब जैसे ही इसके ऊपर हम कोई भी दुर्बल क्षार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे और लवण व जल बना लेंगे। इस कारण इस मेथेनोइक अम्ल से जो दर्द हो रहा था वह फिनिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। जब मधुमक्खी आपको डंक मार दे तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई दुर्बल क्षार यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और दुर्बल क्षार क्या करेगा, इस मेथेनोइक अम्ल को उदासीन कर देगा, जिससे अपने को क्या हो जाएगा बच्चा, आराम मिल जाएगा, दर्द से
राहत मिल जाएगी। ठीक है बच्चा, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।